पानी को बर्फ बनने में वक्त लगता है, छिपे हुए सूरज को निकलने में भी वक्त लगता है। पानी को बर्फ बनने में वक्त लगता है, छिपे हुए सूरज को निकलने में वक्त लगता है। बस थोड़ी और मेहनत कर, बस तू थोड़ी और मेहनत कर, किस्मत बदलने में भी वक्त लगता है, किस्मत बदलने में भी वक्त लगता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी केयर में। दोस्तों, एक बार पुनः मैं लेके आ चुका हूँ आप लोगों के बीच में ये हिस्ट्री। तो चलिए शुरू करते हैं। अब तक आप लोगों ने देखा कि नंद वंश का पतन हो चुका है। अब नंद वंश के बाद शुरुआत होती है किसकी? मौर्य वंश की। तो जो मौर्य वंश होता है, तो मौर्य वंश को के विषय में जानने के लिए कई स्रोत हैं, जैसे कि साहित्यिक स्रोत हो जाए, ऐतिहासिक स्रोत हो जाए, या कह सकते हैं कि खनन या पुरातात्विक स्रोत कह सकते हैं इस विधि से भी। यानी कि कई स्रोतों से हमें मौर्य वंश के विषय में जानकारियां प्राप्त होती हैं। तो जो जानकारी हमें मौर्य वंश से प्राप्त होती है, उन्हीं प्राप्त जानकारियों के आधार पर हम बता रहे हैं आपको। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यह जान लेते हैं कि जो मौर्य वंश था, जो मौर्य वंश के संस्थापक थे, तो मौर्य वंश के जो संस्थापक थे वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। कौन थे? मौर्य वंश के जो संस्थापक थे वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। और जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, इन्होंने ही नंद वंश में धनानंद को पराजित करके, यानी कि धनानंद को मार करके ही मगध पे अपना साम्राज्य स्थापित करते हैं ये। उसके बाद अपने मौर्य वंश की स्थापना करते हैं। तो मौर्य वंश की जो स्थापना होती है, उसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा होती है। तो इनका जो जन्म होता है चंद्रगुप्त मौर्य का, चंद्रगुप्त मौर्य का जो जन्म होता है वो 345 ईसा पूर्व में हुआ है। कब होता है? 345 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म होता है। चंद्रगुप्त मौर्य को ही सेंड्रोकस भी कहा गया है। जो एक जस्टिन था, जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा था। क्या कहा था? सेंड्रोकोटस। वहीं पे विलियम जोन्स थे, उन्होंने ये बताया कि जो सेंड्रोकोटस हैं वही चंद्रगुप्त मौर्य हैं। जो सेंड्रोकोटस हैं वही क्या हैं? वही चंद्रगुप्त मौर्य हैं। तो जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस बताया था। किसने बताया चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस? जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस बताता है। और विलियम जोन्स जो है वह सेंड्रोकोटस को क्या बताते हैं कि यही जो है चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य की जो माता है, चंद्रगुप्त मौर्य की माता का नाम मोरा था। चंद्रगुप्त मौर्य की माता का नाम मोरा था और यह एक निम्न जाति से आते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य की जो शिक्षा दीक्षा होती है वो तक्षशिला में होती है। कहाँ पे? चंद्रगुप्त मौर्य की जो शिक्षा दीक्षा होती है वो तक्षशिला में होती है। और इनके जो गुरु हैं, तक्षशिला में जो चंद्रगुप्त के गुरु हैं वो चाणक्य ही इनके गुरु रहते हैं। बाद में यही चाणक्य हैं जो हैं इनके मंत्री, चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री भी होते हैं। धनानंद को पराजित करने में चाणक्य का बहुत बड़ा योगदान होता है। उन्हीं की प्रेरणा से चंद्रगुप्त मौर्य जो है धनानंद को पराजित करता है। अब चंद्रगुप्त की माता का नाम मोरा है, ये तो पता चल गया है। फिर विशाख दत्त एक कवि होते हैं। तो विशाख दत्त की एक पुस्तक होती है, विशाख दत्त की एक पुस्तक थी जिसका नाम था मुद्रा राक्षस। तो विशाख दत्त की पुस्तक मुद्रा राक्षस में नंद वंश के पतन और मौर्य साम्राज्य का उदय के बारे में चर्चा किया गया है। किसमें? मुद्रा राक्षस में अगर पूछा जाए कि मुद्रा राक्षस में किसका वर्णन किया गया है, तो आप बता सकते हैं कि मुद्रा राक्षस में नंद वंश का पतन और मौर्य साम्राज्य के उदय के बारे में चर्चा किया गया है। फिर देखिए कि चाणक्य के सहयोग से ही चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद का अंत कर दिया। और धनानंद की जो पुत्री थी दुर्धरा से चंद्रगुप्त मौर्य क्या करते हैं? अपनी शादी कर लेते हैं। तो धनानंद की पुत्री दुर्धरा थी, और दुर्धरा जो थी वो भी अपने पिता के अत्याचारों को अच्छे से समझती थी कि उसके जो पिताजी हैं वो काफी अतताई और अत्याचारी हैं, वो बहुत ही ज्यादा जुर्म करते हैं। तो दुर्धरा को ये चीजें पसंद नहीं आती थी। लेकिन अब चूंकि उसके बाप थे वो कुछ ज्यादा कह नहीं सकती थी। फिर जब धनानंद की मृत्यु होती है, तो धनानंद की मृत्यु होने के बाद दुर्धरा
चूंकि दुधरा का कहीं ना कहीं आकर्षण चंद्रगुप्त के प्रति हो जाता है, तो दुधरा जो है बहुत ही इजीली आसानी से चंद्रगुप्त मौर्य से अपनी शादी कर लेती है 322 ईसा पूर्व में। कब? 322 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर चंद्रगुप्त मौर्य क्या होते हैं? आसीन होते हैं और मौर्य साम्राज्य की स्थापना होती है। 322 ईस्वी में, ईसा पूर्व में, 322 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पे चंद्रगुप्त मौर्य आसीन होते हैं और मौर्य साम्राज्य का जो है क्या होता है? स्थापना होता है। अब हम जान लेते हैं कि जो अब तो यहाँ पे मौर्य वंश की स्थापना हो जाती है 322 ईसा पूर्व में। 322 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना होती है। अब मगध पे शासन किसका होता है? चंद्रगुप्त मौर्य का। अब जब मगध पे शासन चंद्रगुप्त मौर्य का होता है तो सिकंदर का सेनापति था, एक सिकंदर का जो सेना, जब सिकंदर वापस लौटता है तो सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर जो था वो वापस नहीं जाता, वो रुक जाता है। और रुकने के बाद क्या करता है? वो दोबारा मगध पे लड़ाई कर दोबारा से वो मगध पे क्या करता है? चढ़ाई करता है, लड़ाई करता है। जब दोबारा मगध पे चढ़ाई करता है तो उस जब सिकंदर आता है तब तो शासक किसका था? धनानंद का था। अब जब ये सेल्यूकस निकेटस लड़ाई करता है मगध पे, तब राजा बदल चुका होता है और चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो गद्दी पे आसीन होता है मगध पे। अब इसकी लड़ाई, सेल्यूकस निकेटर की लड़ाई किसके साथ हो रही है? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ सेल्यूकस निकेटर की लड़ाई होती है। इस लड़ाई में सेल्यूकस निकेटर बहुत ही बुरी तरह से पराजित होता है। पराजित होने का परिणाम यह होता है कि उसे अपनी बेटी, जो उसकी बेटी थी वो अत्यंत ही सुंदर थी, बहुत ही सुंदर उसकी पुत्री थी, तो अपनी पुत्री जिसका नाम कार्लेनिया था, जिसका नाम क्या था? कार्लेनिया था। कार्लेनिया, अपनी पुत्री कार्लेनिया का विवाह उसे चंद्रगुप्त मौर्य के साथ करना पड़ता है। अब जब चंद्रगुप्त मौर्य के साथ उसकी शादी, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कार्लेनिया की शादी हो जाती है, तो शादी होने के बाद उसे दहेज, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज में कई प्रांत वो देता है, कई प्रांत वो देता है, जिसमें से एरिया, अराकोसिया, मकराना, हेरा, जेडोसिया जैसे जो प्रांत होते हैं वह दहेज के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य को प्राप्त होते हैं। यानी कि कह सकते हैं कि बिना लड़े, बिना कुछ किए ही इतने प्रांत और चंद्रगुप्त मौर्य को प्राप्त हो जाता है। और इधर कार्लेनिया से चंद्रगुप्त मौर्य की शादी होती है, तो जो सेल्यूकस निकेटर था तो वो भी जो सेल्यूकस निकेटर था वो तो एक लड़की का बाप ही था, तो उसे इस बात का डर सताता था कहीं मेरी लड़की को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही होगी, या मेरी लड़की को ये चंद्रगुप्त मौर्य दुश्मन तो है, तो उसको परेशानी ना हो। तो यह क्या किया? अपना एक राजदूत, सेल्यूकस निकेटर अपना एक राजदूत जिसका नाम मेगास्थनीज था, उसको चंद्रगुप्त के दरबार में भेज देता है और चंद्रगुप्त के दरबार में वहां पे रहता है। कौन? मेगास्थनीज। और इधर कार्लेनिया से उसकी जब शादी होती है चंद्रगुप्त मौर्य की, तो चंद्रगुप्त मौर्य भी उसको, सेल्यूकस निकेटर को उपहार स्वरूप 500 हाथी देते हैं। कितना? 500 हाथी जो है उसको उपहार स्वरूप दे देते हैं। और इधर मेगास्थनीज को जो है सेल्यूकस निकेटर भेज देता है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, यहीं पे रहते हैं। अब मेगास्थनीज की एक बहुत ही चर्चित पुस्तक है जिसका नाम होता है इंडिका। यह मेगास्थनीज की चर्चित पुस्तक है, उसका नाम है इंडिका। इंडिका में चंद्रगुप्त में, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के शासन प्रणाली और मौर्य वंश के बारे में बहुत ही विस्तृत चर्चाएं की गई हैं। यानी कि अगर आपको मौर्य वंश के बारे में जानना है तो आपको इंडिका पुस्तक पढ़नी पड़ेगी। अब और इंडिका पुस्तक में ही बताया गया है, इंडिका पुस्तक में ही बताया गया है कि मौर्य काल में समाज को 7 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 7 भागों में। इंडिका पुस्तक में ही बताया गया है कि मौर्य काल में समाज को 7 भागों में बांटा गया है। ये तो उसके बाद अब फिर चंद्रगुप्त जो है जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त जो है जैन धर्म का अनुयायी था, और जैन धर्म की जो इसकी शिक्षा थी इसको भद्रबाहु के नेतृत्व में मिली थी। किसके नेतृत्व में? भद्रबाहु के नेतृत्व में चंद्रगुप्त मौर्य को जो है शिक्षा मिली हुई थी। फिर 298 ईसा पूर्व में, 298 ईसा पूर्व में कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में, 298 ईसा पूर्व में कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में इसकी क्या होती है? मृत्यु होती है चंद्रगुप्त मौर्य की। और मृत्यु हो जो कैसे होती है? संलेखना विधि से, संलेखना विधि से इसकी मृत्यु होती है। यानी कि इसे कोई मारता नहीं है। अब तक आपने देखा था कि राजा जो होते हैं अपने जो उसके पुत्र मार करके गद्दी पे आसीन हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु नहीं हो रही है, कोई मार नहीं रहा है। यह स्वतः ही संलेखना, चूंकि जैन धर्म में एक विधि होती है संलेखना,
तो उस विधि संलेखना विधि के द्वारा जो है यह अपनी मृत्यु को प्राप्त करते हैं। कहाँ पे? कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में। किस सन में? 298 ईसा पूर्व में। किस विधि से? संलेखना विधि से अपने प्राण को क्या करते हैं? त्यागते हैं। फिर वही जो अभिलेखों जो मतलब अभिलेख से जानकारियां प्राप्त होती हैं, तो अभिलेखों के विषय में बताया रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से जो गुजरात में है जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य सरकारी खर्च से, किससे? चंद्रगुप्त मौर्य सरकारी खर्च से नहर का निर्माण करवाते हैं। सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का निर्माण करवाता है। किसका? मतलब सरकारी खर्च यानी कि राजकीय राजकोष से सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का जो है निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य करवाते हैं। अब क्वेश्चन ये बनता है कि सुदर्शन झील का जो निर्माण वो कौन करवाता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य करवाते हैं। इस विषय की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? तो रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से हमें इस बात की विषय की जानकारी हमको प्राप्त होती है। यानी कि रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से जानकारी प्राप्त होती है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है सुदर्शन झील का निर्माण सौराष्ट्र में करवाते हैं। अब अगर मौर्य वंश के बारे में सर्वाधिक जानकारी प्राप्त करनी है तो चाणक्य की जो पुस्तक है, चाणक्य की जो पुस्तक है, चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र से हमें मौर्य वंश के बारे में सर्वाधिक जानकारी प्राप्त हो सकती है। जो अर्थशास्त्र चाणक्य की पुस्तक है, बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है। वह उस पुस्तक के माध्यम से मौर्य वंश के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त हो सकती है। तो ये तो था हमारा मौर्य वंश के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विषय में जानकारी। और अब इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के बाद के विषय में जो जानकारियां हैं यानी कि मौर्य वंश के विषय में, वह उसके बाद अब चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन गद्दी पे बैठेगा, कौन शासन चलाएगा, और इन सारी चीजों के विषय में नेक्स्ट यानी कि अगले पार्ट में फिर चर्चा होगी। और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये जो वीडियो था वो अच्छे से समझ में आया होगा। जो भी जानकारी मैंने आपको दी वो भली भांति समझ में आई होगी, और अगर समझ में आया होगा तो आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।